जैंगी ने उनकी हरकतों को देखते हुए उनकी नीयत समझ ली। तो तुम मेरा अटैक रोककर अपनी टीम को 9 स्टोरी डायमंड टावर में घुसने का मौका देना चाहते हो? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, इतना आसान नहीं है। उसने अपने एलियन स्पेस से एक छोटा काला बॉक्स निकाला जिस पर एक स्कल सिंबल बना था। जैंगी उसे बहुत संभाल कर पकड़ रहा था, जैसे गिर गया तो कुछ भयानक हो जाएगा। बॉक्स खोलते ही उसमें कुछ बुलेट्स दिखी जो देखने में होली सिल्वर बुलेट्स जैसी थी, बस उन पर एक छोटा स्कल सिंबल था। जैंगी ने बुलेट थंडर गन में डाली और सीधा डीमन टावर की तरफ एम किया। गाओ चेंगकोंग और लैंसलॉट को एम करना बेकार था। वो लोग बुलेट से बच सकते थे, लेकिन उनकी टीम नहीं। एक्शन के ऑर्डर के साथ ही दोनों फैक्शंस नाइट ऑफ द राउंड टेबल और गरुड़ास टावर की तरफ बढ़ने लगे। जैंगी ने एक को टारगेट किया और फायर कर दिया। एक जोर का धमाका हुआ। बुलेट सीधा लैंड ब्लॉक की तरफ गई। लैंसलॉट बीच में आ गया। उसके हाथ में प्रोटेक्शन शील्ड और कॉन्क्वेस्ट स्वॉर्ड कॉन्कर था। शील्ड ने बुलेट को ब्लॉक तो किया, लेकिन एक तीखी व्हाइट लाइट चारों तरफ फैल गई। लैंसलॉट हवा में पीछे जा गिरा। टावर की दीवार में एक गहरा गड्ढा बन गया। सब हैरान रह गए। क्या लैंसलॉट भी जैंगी के बुलेट नहीं झेल सकता? ऑन ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ा। अगर जैंगी ने और बुलेट चलाई तो लैंसलॉट या गाओ चेंगकोंग घायल हो सकते थे। प्लान फेल हो गया। लैंसलॉट को गुस्सा आया, लेकिन साथ ही एक थ्रिल भी। इस बुलेट में कुछ गड़बड़ है, गाओ चेंगकोंग बोला। इम्पॉसिबल, गन पाउडर से कोई बुलेट इतना डैमेज नहीं कर सकती, लैंसलॉट ने कहा। हो सकता है ये कोई स्पेशल वेपन हो, किसी ने कहा। अपोकलिप्स के बाद कई लोग वेपन्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। सच ये था, जैंगी अपनी पावर्स के साथ साथ स्ट्रेटजी, वेपन्स और पर भी इक्वली फोकस कर रहा था। ये खास बुलेट न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी पर बनी थी, जिसमें कैलिफोर्नियम एलिमेंट था। एक ब्लास्ट का इम्पैक्ट 7 टन TNT के बराबर। इसकी कीमत करोड़ में थी और जैंगी के पास सिर्फ 2 बुलेट्स थीं। वो काम था। उसने दूसरी बुलेट चेम्बर में डाली और एमिंग जारी रखा। ब्लैक चैरियट लेवल एलियन इसे झेल सकता था। दूसरी तरफ लैंसलॉट और गाओ चेंगकोंग परेशान थे। जैंगी टावर में घुसने नहीं दे रहा था और खुद भी अंदर नहीं जा रहा था। क्या वो फ्यूनरल मास्टर का वेट कर रहा है? गाओ चेंगकोंग ने सोचा। जैंगी वहीं सैंडविच खा रहा था, फुल सप्लाई के साथ रिलैक्स्ड पोजीशन में। लैंसलॉट हंसा। अब और नहीं, बैटलफील्ड का कंट्रोल दूसरों के हाथ में मुझे पसंद नहीं, वो बोला। गाओ चेंगकोंग, मैं जैंगी को रोकूंगा, तुम बाकी टीम के साथ ट्रेजर ढूंढो। गाओ चेंगकोंग चौंक गया और बोला, थैंक यू, लेकिन तुम्हें बदले में क्या चाहिए? लैंसलॉट बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे उसे हॉस्टेज के रूप में चाहिए। गुनिवेर ने हामी भरते हुए मुस्कुराकर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लैंसलॉट पर ट्रस्ट करती हूँ। मॉड्रेड ने एक सिल्वर एक्सप्लोसिव कॉलर पहनाया और गुनिवेर ने बिना डरे पहन लिया। अब लैंसलॉट रेडी था। उसने अपनी एबिलिटी स्वॉर्ड एंड शील्ड एक्टिवेट की और ब्लैक फ्लेम्स के साथ हवा में उड़ गया, जैंगी की तरफ एक ब्लैक मीटियोर की तरह। जैंगी ने उसे आते देखा और चौंक गया। ये मुझे फेस करने क्यों आ रहा है? गेम थ्योरी के हिसाब से दोनों में से कोई भी अकेला सामने नहीं आता, पर लैंसलॉट को ईगो और फाइट का थ्रिल पसंद था। वो किसी के गेम का पार्ट नहीं बनना चाहता था, वो अपना गेम खुद बनाता था। लैंसलॉट गुस्से में पागल हो गया। उसने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो जाए वो जैंगी से सीधा टकराएगा। वो काले अंगारों जैसे जलते मीटियोर्स की तरह जैंगी की तरफ दौड़ा, लेकिन जैंगी जानता था अगर वो लैंसलॉट से उलझा तो गाओ चेंगकोंग और उसकी टीम 9 स्टोरी डीमन टावर में घुस जाएंगे और सारा ट्रेजर लूट लेंगे। इसलिए उसने लड़ने के बजाय एस्केप करने का रास्ता चुना। उसने स्नाइपर राइफल उठाई और एक पल में गायब होकर डोम के नीचे प्रकट हो गया। लैंसलॉट कैनल बॉल की तरह गिरा और आधी बिल्डिंग तबाह कर दी, लेकिन जैंगी ने फिर से टेलीपोर्ट करके 9 स्टोरी डीमन टावर की तरफ छलांग लगा दी। लैंसलॉट चाहकर भी उसकी स्पीड को पकड़ नहीं पाया। गाओ चेंगकोंग अपनी टीम को लेकर अंदर ले जाने ही वाला था कि जैंगी टावर के ऊपर पहुंच गया। उसने हवा में हाथ हिलाया और ऊपर से ब्लैक स्पॉट्स गिरने लगे।
पास से देखने पर पता चला ये हंड्रेड्स ऑफ हाई एनर्जी ग्रेनेड्स थे। हट जाओ, गाओ चेंगकोंग को पीछे हटना पड़ा। आग और धमाकों की बारिश टावर के चारों तरफ छा गई। जैंगी के पास एक ह्यूज आर्मरी थी। ये वेपन्स नॉर्मली हाई लेवल इन ह्यूमंस पे बेअसर होते, लेकिन यहाँ मौजूद डेल्टा लेवल एलियंस के लिए ये लीथल साबित हो रहे थे। लैंसलॉट गुस्से में दांत पीस कर बोला, कहीं का नहीं छोड़ा इसने। वो जैंगी के साथ एक दिल खोलकर फाइट करना चाहता था, लेकिन जैंगी हर बार कैटफिश की तरह फिसल जाता था। जैंगी ने ऊपर से ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं नहीं ले सकता डीमन टावर का खजाना तो कोई और भी नहीं ले सकता। लैंसलॉट चिल्लाया, आखिर तू चाहता क्या है? जैंगी बोला, सिंपल है, मुझे टावर का ट्रेजर चाहिए। गाओ चेंगकोंग ने कहा, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। जैंगी ने तंज भरे अंदाज में कहा, आधा? मजाक कर रहे हो क्या? ये जमीन हाक्शाओ नेशन की है, मैं किसी फॉरेनर को इसकी चीजें नहीं लेने दूंगा। गाओ चेंगकोंग की आंखों में पुरानी यादें चमकी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लैंसलॉट और उसके लोग भी चिढ़ गए। ये डीमन किंगडम की जमीन है, उन्होंने कहा। जैंगी ने कोल्डली कहा, तर्क नहीं चलता, मैं कह दूं ये मेरा है तो बस ये मेरा है। गाओ चेंगकोंग ने समझाया, अंडरटेकर नाम का एक और खतरनाक बंदा आने वाला है, तब हम तीनों का भी कोई चांस नहीं होगा। जैंगी बोला, तो हट जाओ, मुझे टावर का सामान लेने दो। लेकिन सब लोग जैंगी के अड़ियेपन से तंग आ चुके थे। या तो मुझे दो या कोई नहीं लेगा। तभी दूर से समुद्र में खून की लहर उठी और अंडरटेकर प्रकट हुआ, हाथ में डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट का सर लिए हुए। उसने अनाउंस किया, तुम्हारा राजा मर चुका है, अब डीमन किंगडम खत्म। ये सुनकर लोग चीखने लगे, कुछ तो जान भी दे बैठे। अंडरटेकर ने टावर की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग अब तक ट्रेजर क्यों नहीं ले पाए? सबका गुस्सा जैंगी पर फूट पड़ा। जैंगी मुस्कुराया और बोला, मैं तो ले चुका। सब चौंक गए। तभी एक ह्यूज कैट डीमन उड़ता हुआ आया और उसकी पीठ पर बैठा था एक मोटा चंचला। उसने एक ब्लैक बॉक्स जैंगी को दिया। जैंगी ने उसे प्यार से सर पर हाथ फेरा और शाबाशी दी। सब हक्के बक्के रह गए। बिना टावर में घुसे ये कैसे पॉसिबल हुआ? लैंसलॉट गुस्से से भड़बड़ाया, तू धोखेबाज निकला, हम सबको बेवकूफ बनाया। गाओ चेंगकोंग ने सर पकड़ लिया, तूने तो असली और नकली में फर्क ही खत्म कर दिया। जैंगी ने कंधे उचकाए, पहले मैंने लिया, अब मेरा है। लैंसलॉट ने गहरी सांस ली और जैंगी को धमकाया, मैं तुमसे बाद में जरूर भिड़ूंगा। जैंगी हंसा, जब फुर्सत मिले तो जरूर। तभी अंडरटेकर ने असली खतरे की तरफ इशारा किया, ये टावर तो सिर्फ एक सैक्रिफिशियल अल्टर है, असली डीमन एबिस इसके नीचे छुपा है। उसने एक एंशिएंट डीमन सबडुइंग पेस्टल निकाला और गोल्डन लाइट के साथ टावर पर फेंका। टावर धमाके से गिर पड़ा। डीमन किंगडम का 9 स्टोरी डीमन टावर जो 1000 सालों से खड़ा था, अंडरटेकर के एक अटैक से आधे से ज्यादा तबाह हो गया। पत्थरों के साथ कई लाशें नीचे लुढ़क गईं। थोड़ी ही देर में एक बड़ा गड्ढा सबके सामने आ गया। जो सीन सामने था उसने जैंगी और बाकी सबकी नजर रोक ली, क्योंकि उस डीमन टावर के नीचे था एक बहुत बड़ा काला और बेसिर पैर का एबिस। लेजेंड कहता है डेमोनिक लोगों की पावर इसी एबिस से आती है। डीमन किंगडम ने इस एबिस के ऊपर ही सैक्रिफाइसेस के लिए ये टावर बनाया था। जैंगी को वो जार याद आ गया जो तोतोरो चुरा ले आया था। शायद उसके अंदर ही था सोर्स ऑफ गॉड। उसने स्टार आइलैंड की फॉगी वैली याद की, जहां उसने पहली बार सोर्स ऑफ गॉड देखा था। सोर्स ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जितना पावरफुल नहीं है, ये बस जेनेटिक लॉक खोलने जैसा काम करता है। जैंगी अब सब कुछ जोड़कर एक थ्योरी बनाने लगा। शायद सोर्स ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस से अलग किया गया हिस्सा है। अंडरग्राउंड ट्राइब्स को इसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये डीमन किंगडम को दे दिया। शायद इसी से डीमन किंगडम में 2 एपिसलोन हो पाए, एक बूढ़ा मरने के करीब और एक जवान। इससे डीमन किंगडम की फाइटिंग पावर बनी रहती थी और सैक्रिफाइसेस और गेट कीपिंग दोनों रोल्स निभाते हैं। अब गरुड़ा और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के लोग भी एबिस को देखकर एक्साइटेड हो गए। बस यही तो चाहिए था हमें।
डीमन किंगडम तो बस एक बहाना था, असली टारगेट तो यही एबिस था। किसी भी सीक्रेट रेल्म की डिस्कवरी किसी भी नेशन के लिए जैकपॉट से कम नहीं होती। जैसे क्विलिंग एबिस ने शेंजिंग रीजन को एक सुपर पावर बना दिया था। में खतरा तो होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी ह्यूज होता है। अंडरटेकर ने एबिस की तरफ देखा, मुस्कुराया और सबको प्रणाम करके अंदर छलांग लगा दी। उसके पीछे देजी और बाकी मॉन्क्स भी चले गए। सिर्फ कुछ सोल्जर्स पीछे रहे, बाकी डीमन किंगडम की बची कुची ताकत को साफ करने के लिए। अब जैंगी और बाकी फैक्शंस के सामने सवाल था, जाएं या रुक जाएं। गाओ चेंगकोंग ने डिसीजन लिया, आ ही गए हैं, चलो देख लेते हैं। लैंसलॉट ने जैंगी की तरफ देखा, जो बिल्कुल काम था। तू क्यों नहीं जा रहा केओस में? जैंगी ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं बिना तैयारी के कुछ नहीं करता। नाइट्स को जैंगी पर शक होने लगा, कहीं ये बैटलफील्ड पे लूट तो नहीं रहा। लैंसलॉट हंसा, ये तो लूट करने निकला है। और फिर नाइट्स भी एबिस की तरफ बढ़ गए। डीमन किंगडम के लोग बिना मर्सी के मारे जा रहे थे। जैंगी ने इस स्लॉटर में हिस्सा नहीं लिया, वो सीधा लियांग यू और बाकी लोगों को ढूंढने गया। वो लोग डीमन किंगडम के टेम्पल में सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और डेटा इकट्ठा कर रहे थे। जैंगी ने कहा, अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सब बाहर निकलो। उसने अपनी एलियन स्पेस एबिलिटी से पूरा टेम्पल हवा में उठाया और गायब कर दिया। सब हैरान रह गए। जैंगी बोला, अब शायद ये अंडरग्राउंड ट्राइब का एंट्रेंस हो। पहले लोग अंदर जा चुके हैं, अगर कोई खतरा होगा तो वो उनका सामना करेंगे। चलो हमें भी निकलना होगा। सब रेडी हो गए और कोलैप्स टावर के पास पहुंचे। जैंगी ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और डेंजर चेक किया। सब सेफ लगा तो सब कूद गए, पर अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। वाइट फॉग, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास और सूरज की रोशनी। जैंगी तुरंत अलर्ट हो गया, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ऐसे ग्रीन ग्रास पॉसिबल नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी सामने से एक आवाज आई, रिलैक्स करो दोस्तों। फॉग हटी और एक लड़का नजर आया जो डाइस से खेल रहा था। जैंगी को वो लड़का याद नहीं था, लेकिन उसने जैंगी का असली नाम लिया, मतलब वो उसे पहले से जानता था। तुम गाओ चेंगकोंग की टीम से हो? हाँ, पर वो यहाँ नहीं है, मैं बस आपके लिए आया हूँ। जैंगी ने पूछा, तू है कौन? लड़का बोला, मार्शल आर्ट्स अरीना याद है, वूदी के साथ फाइट की थी। तुरंत जैंगी को याद आ गया, ये वही बंदा है जो कू में मदद कर रहा था और ब्लिजर्ड सिटी से सबको बचा ले गया था। मार्शल आर्ट्स फील्ड जो कभी रिवरसाउथ डोमेन में एक रहस्यमयी जगह मानी जाती थी, उसका असली नाम था बाटू। उसकी एबिलिटी स्पेस सिस्टम से जुड़ी थी। वो स्पेस का साइज कंट्रोल कर सकता था और दूसरों को रोकने की ताकत रखता था। इसी वजह से जब वो ब्लिजर्ड सिटी में था, उसे ट्रेनिंग ग्राउंड का इंचार्ज बना दिया गया था। बाद में गाओ चेंगकोंग को वो मिला। गाओ चेंगकोंग के लिए किसी हारे हुए इंसान को टीम में लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। मार्शल आर्ट्स फील्ड तो वैसे भी एक लॉजिस्टिक पोजीशन थी, जबकि गाओ चेंगकोंग उसे एक ऊंचा प्लेटफॉर्म दे सकता था। फिर बाटू गाओ चेंगकोंग के साथ भारत गया और उसकी टीम गरुड़ा ग्रुप में शामिल हो गई। अब उसका कोड नेम था तुशिता हेवन। जैंगी ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन बाटू जैंगी को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, हम पुराने जानकार हैं, भले ही तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। हम दोनों ही रेयर स्पेस टाइप हैं और मैं तुम्हारे डेटा पर काफी रिसर्च कर चुका हूँ। जैंगी ने तंज भरे अंदाज में पूछा, अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो गाओ चेंगकोंग मुझसे हारा कैसे? बाटू ने जवाब दिया, हार शायद, लेकिन उसने तुमसे सीधा नहीं हारा, उसकी प्लानिंग तुमने बिगाड़ दी। बात बढ़ती इससे पहले ही बाटू ने हवा में एक डाइस फेंका, जो ऊपर जाकर बिल्डिंग जितना बड़ा हो गया और नीचे गिर पड़ा, लेकिन लियांग यू ने एक ही पंच में उसे दूर फेंक दिया। जैंगी ने चुपचाप तलवार खींची और वार किया, लेकिन बाटू का शरीर ऐसे गायब हो गया जैसे कोई इल्यूजन हो। तभी उसने आसमान की तरफ इशारा किया, एक डायनासोर है। अचानक पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो अब एक सुनसान डरावने हॉस्पिटल वार्ड में थे। खिड़की से बाहर ग्रे आसमान, टूटी व्हीलचेयर और एक सूखा पेड़ दिख रहा था जिसमें एक झूला लटक रहा था। जैंगी ने कहा,
ये शायद मार्शल आर्ट्स फील्ड की एक अलग डायमेंशन है। दीवार पर खूनी अक्षरों में लिखा था, मैड हाउस गेम रूल्स। एक वार्ड में कई मानसिक रोगी हैं जो जीवित इंसानों पर अटैक करेंगे। अगर वो तुम्हें देख ले तो उनकी आंखों में आंखें डालो, वो शांत हो जाएंगे। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पर तुम्हें फ्रीज कर सकते हैं। सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय करो या 24 घंटे तक सर्वाइव करो। यांग शिनशिन ने कहा, ये एक रूल बेस्ड एबिलिटी है। ये एबिलिटीज शर्तों पर आधारित होती है। अगर शर्तें पूरी हो जाए तो ये बहुत पावरफुल होती हैं, वरना बेकार। जैंगी ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की। उसने तलवार से खिड़की काटनी चाहिए पर डिस्टेंस इन्फिनिट होता गया। जब उसने स्पेस पावर से बाहर निकलने की कोशिश की तब भी वो वहीं का वहीं रह गया। उसने अपनी पूरी वॉइड पावर लगाकर स्पेस पकड़ने की कोशिश की। पूरी दुनिया हिल गई लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। यांग शिनशिन ने कामली समझाया, इसका मकसद हमें मारना नहीं, रोकना है। ट्रैपिंग इसका मेन स्किल है। हमें रूल्स तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये मेंटल पेशेंस असल में क्या है। पागलखाना बहुत बड़ा था। रूम की खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ अंधेरा और डरावना माहौल था, जैसे इसका कोई एंड ही नहीं था। जैंगी ने कहा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर जाके क्लूज ढूंढने होंगे। रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ के सारे मेंटल पेशेंस को खत्म करना होगा, तभी गेम खत्म होगा। तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसने सेल वैनशियांग की पावर से सबको एक प्रोटेक्टिव जोन में ले लिया ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। यांग शिनशिन उसके पास ही थी, टीम में सबसे स्मार्ट। इस जगह के रूल्स तोड़ने में उसकी हेल्प जरूरी थी। बाहर निकले तो सामने 3 रास्ते थे, आगे बाएं और दाएं। तीनों तरफ लंबे कॉरिडोर्स थे और हर तरफ बंद दरवाजे। लाइट बहुत वीक थी। 10 से 15 मीटर के बाद सब कुछ काले धुंध में गायब हो गया था। जैंगी ने स्पेस ट्रैवल ट्राई किया लेकिन हर बार स्पेस खींचता ही चला जाता। यानी यहाँ शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। ऐसे तो हमें शायद कभी एंड ना मिले, उसने कहा। पर अच्छी बात यह थी टीम में कोई मूवी टाइप इडियट नहीं था जो बोलता सब अलग अलग हो जाओ और क्लूज ढूंढो। सबको डर लग रहा था। जैंगी सबका मेन सपोर्ट बन गया था। उसके बिना बाहू के हाथों मर जाते। पर अगर हर रूम चेक करना पड़ा तो बहुत टाइम लगेगा, जोकीर ने डरते हुए कहा। यांग शिनशिन ने कामली बोला, और वॉल पर जो रूल लिखा था याद है? यहाँ के पागल लोग हम पर अटैक करेंगे, यानी अगर हम बाहर निकले तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। चलो, जैंगी बोला और वो बाएं मुड़ गए। क्योंगडा और उसके एलियन सोल्जर्स टीम को घेर कर वेपन्स के साथ कॉशियसली आगे बढ़ने लगे। हर रूम खोलने पर एक अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी पर्दे हिलते थे पर कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही कई रूम्स चेक करने के बाद जैंगी को कुछ फील हुआ। उसके माइंड फील ने सामने से एक फ्लक्चुएशन पकड़ा। रुको, उसने चिल्लाकर सबको रोका और डार्कनेस की तरफ गन तानी। कुछ वहां से कॉर्नर के पास ब्लिंक करता हुआ गुजरा। पीछे चलो, कहकर जैंगी भागा। उसने देखा एक जायंट ब्लैक स्कल फ्लेम के साथ कुछ उसकी तरफ आ रहा था। जैंगी ने टाइम वेस्ट नहीं किया। राइट हैंड की स्वॉर्ड से एक टफ अटैक किया। सारा हॉलवे हिल गया। जैंगी को इंस्टेंटली समझ आ गया अटैकर बहुत स्ट्रांग था, शायद उसी लेवल का जैसे वो खुद है। लेकिन जब स्मोक हटा तो सामने लैंसलॉट और उसके नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल खड़े थे। तुम यहाँ कैसे? दोनों एक साथ बोले। जैंगी हंस पड़ा। तो हम ही अकेले ट्रैप में नहीं फंसे हैं। असल में गाओ चेंगकोंग ने प्लान बनाया था अपने बंदे बाटू से पावर यूज करवाकर बाद में आने वाले लोगों को ट्रैप करवाना। लैंसलॉट भी समझ गया कि जैंगी उनका दुश्मन नहीं है। अब सबसे जरूरी है बाहर निकलने का तरीका ढूंढना। लैंसलॉट बोला। सही कहा, जैंगी ने कहा। यांग शिनशिन ने फौरन बोला, 1 मिनट, क्यों ना हम कोऑपरेट करें? लैंसलॉट पहले यहाँ आ चुके थे तो शायद उनके पास ज्यादा इन्फो हो। कैसी कोऑपरेशन? लैंसलॉट ने पूछा। यांग शिनशिन बोली, ये एक रूल बेस्ड गेम है। जब तक हम लूप होल ना ढूंढे बाहर नहीं निकल सकते। सेपरेट होकर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लैंसलॉट ने एग्री किया। फिर सब रूम में जाकर अब तक मिली जानकारी शेयर करने लगे। यहाँ एक क्रिएचर है जो डायरेक्ट अटैक करता है और उसे मारना पॉसिबल नहीं है। बस अगर कोई उसे देख रहा हो तो वो मूव नहीं करता। लैंसलॉट ने कहा, उसे सिर्फ घूर कर रोका जा सकता है। यांग शिनशिन ने कहा,
तो हमें खुद रूल्स डिस्कवर करने होंगे जैसे गेम में होता है। फैटी शू को डर लग गया क्योंकि ये गेम नहीं, असली जान का हमला था। जैंगी ने नोटिस किया कि लैंसलॉट के सोल्जर्स शायद अपने प्राइवेट गार्ड्स को सैक्रिफाइस करके बचते रहे हैं। कांटेक्ट में रहेंगे, कोई धोखा नहीं, लैंसलॉट ने कहा। हमारी जरूरतें अभी सेम हैं, यांग शिनशिन ने कामली जवाब दिया। इसके बाद दोनों टीम अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ गई। तभी जैंगी की टीम को एक जायंट ह्यूमनॉइड क्रिएचर दिखा, 2 मीटर लंबा, मम्मी जैसा शरीर और सर की जगह एक ग्लोइंग ब्लैक बॉल। जैंगी ने बिना देरी गोली चलाई, पर बुलेट उसकी बॉडी से ऐसे गुजरी जैसे पानी हो। ये क्रिएचर वही है जो लैंसलॉट ने बताया था, यांग शिनशिन ने कहा। जैंगी ने और भी अटैक्स किए, सब फेल हुए। यहाँ तक कि उसने उसे दूसरी डायमेंशन में भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रुक जाओ, यांग शिनशिन ने कहा, इस पर कोई अटैक काम नहीं करेगा। फिर उसने एक सोल्जर से कहा, तुम इसे घूरते रहो। वो बहादुर सोल्जर क्रिएचर को घूरने लगा। बाकी सब धीरे धीरे पीछे हट गए। तभी जब सोल्जर ने एक बार पलक झपकाई, वो शैडो अचानक से उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। एकदम ब्लैक क्रिएचर, जिसका बॉडी तो ह्यूमन जैसा था, लेकिन सर पूरी तरह ग्लोइंग बॉल था। जैंगी को चिल्स आ गए। कोई मूवमेंट नहीं था, पर यह शैडो ब्लिंक में सामने आ गया था। ये टेलीपोर्ट कर गया। स्पेस में कोई रिपल नहीं आया। वो चौंका। क्रिएचर बस चुपचाप खड़ा सोल्जर को घूरता रहा और सोल्जर डर के मारे जड़ हो गया। पीछे मत देखना, जैंगी चिल्लाया, पर शायद अब देर हो चुकी थी। जैसे कि उम्मीद थी, सोल्जर पर शैडो अटैक करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैंगी चौंका। कहा तो गया था कि अगर वो चीज नजर से हटे तो हमला करती है, यांग शिनशिन ने शांत स्वर में कहा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास इंसान की नजर चाहिए, बल्कि देखा जाना ही जरूरी है। अब वो हमारे सामने है, इसीलिए वो कुछ नहीं करेगा। पीछे खड़े लोग थोड़े रिलैक्स हुए। क्योंगडा बोला, इतने सारे लोग हैं, अब तो हम सेफ है ना? यांग शिनशिन ठंडी आवाज में बोली, हमारा गोल सिर्फ अटैक से बचना नहीं, इन्हें खत्म करना है और यहाँ से निकलना है। तो अब क्या करे? क्योंगडा ने पूछा। चलो, यांग शिनशिन ने सभी को इशारा किया। मतलब उसे अकेला छोड़ दे? हाँ, जैंगी ने कहा, जो ये कह रही है वही सही है। रूल्स को समझने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट्स जरूरी है और क्योंगडा की टीम इसके लिए परफेक्ट थी। सभी पीछे हट गए, हर डायरेक्शन में नजर रखते हुए। वो सोल्जर अकेला डर के मारे जड़ हो गया। काफी देर तक शैडो हिला तक नहीं। उसने धीरे से धक्का दिया। वो एक स्टैचू की तरह अड़ा रहा। तभी क्योंगडा ने रेडियो से पूछा, अब क्या करे? सोल्जर ने जवाब दिया, ये हिलता तक नहीं, मैं क्या करूं? यांग शिनशिन ने कहा, अब इसे जो करना है करने दो। डर के मारे सोल्जर ने आखिर में दौड़ लगा दी और अगले ही पल वो गायब हो गया। यांग शिनशिन और जैंगी भागे, पर वहां पहुंचने पर देखा 2 शैडोज खड़े थे। क्या एक शैडो किसी को मारकर नया बना देता है? जैंगी बोला। यांग शिनशिन बोली, अब अगर हमें इन्हें रोकना है तो 2 लोगों की जरूरत होगी, गलती हुई तो 4 बन जाएंगे। फैटी शू बोला, सभी मिलकर इन्हें घूरते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उल्लू हो क्या? अंकल यू चिल्लाया। 24 घंटे 7 दिन कौन घूरेगा? और क्या पता बाकी हॉस्पिटल में और भी मॉन्स्टर्स हो। इसी दौरान पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। 2 और शैडो आ चुके थे। ये खुद ही इंसानों को ढूंढते हैं, जैंगी बोला। हम न मार सकते हैं न भाग सकते हैं, अब क्या करें? फैटी शू घबराया। तभी जोकीर बोली, एक आइडिया है, क्यों ना इन्हें आपस में फेस टू फेस करा दें? जैंगी बोला, अच्छा आइडिया है। लेकिन यांग शिनशिन ने कहा, तुमने देखा, इनके पास आंखें ही नहीं है। जो उन्होंने देखा वो बस एक ब्लैक शेप था, बिना फेस के। गेम डिजाइनर बहुत स्मार्ट था, कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं। दूसरी ओर नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की टीम 20 से ज्यादा सोल्जर्स खो चुकी थी। लैंसलॉट बोला, अब इनसे फाइट करना यूजलेस है, हमें इन्हीं से इनका एंड करवाना होगा। 2 शैडोज को आमने सामने रखो, लैंसलॉट ने कहा। शायद रूल्स कन्फ्लिक्ट करें। टीम ने 12 प्लस शैडोज को सर्कल में खड़ा किया। सब पीछे हट गए और उन्हें एक दूसरे को देखने दिया। थोड़ी देर बाद एक सोल्जर चेक करने गया और देखा सब शैडोज उसकी तरफ खड़े थे, उसे घूरते हुए। प्लान फेल हो गया। तभी टीम के बीच एक नया शैडो आ गया। ये कब आया? उस सोल्जर की चीख गूंज उठी और एक नया शैडो वहां आ गया। अब हर तरफ शैडोज थे, हर एक को घूरते रहना था। लेकिन अब पैनिक फैल चुका था।
मॉडरेट ने जमीन पर हाथ रखकर कीचड़ जैसा स्वैम्प बनाया। ग्रीन नाइट ने वाइन उगाई जो दीवार को ब्लॉक कर दे। भागो, मॉडरेट चिल्लाया। सब एक फ्लोर नीचे पहुंचे, लेकिन वहां भी शैडोज थे, पीछे आगे हर तरफ। और मॉडरेट बोला, ये एक पूरा ट्रैप है। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की प्लानिंग फेल हो गई, ऊपर से और लोग मारे भी गए। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं थी। असली खतरा तो ये था कि जो लोग मरे वो ब्लैक शैडो में बदल गए। अब असाइलम के अंदर ब्लैक शैडोज की संख्या और भी बढ़ गई थी। लैंसलॉट बहुत परेशान था। आखिर उसने सब कुछ यांग शिनशिन को बता दिया। अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें दूसरी टीम की हेल्प लेनी ही थी। यांग शिनशिन को लैंसलॉट का मैसेज मिला तो उसे यकीन हो गया कि उसकी थ्योरी सही है। जैंगी ने सबको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया, कोई भी मूवमेंट ना करे और हर डायरेक्शन पर नजर रखे, यहाँ तक कि सीलिंग और फ्लोर को भी इग्नोर ना करे। यांग शिनशिन ख्याल में डूब गई। नॉर्मल अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा, पर रूल 3 कहता है कि गेम तभी एंड होगा जब सारे साइकोपैथ्स मरेंगे, यानी इन्हें खत्म किया जा सकता है, बस तरीका सही चाहिए। उसी वक्त बाटू की आवाज फिर से गूंजी, डरने की जरूरत नहीं है, मेरा काम सिर्फ 24 घंटे तक तुम्हें रोकना है। टाइम होते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। और जो असिमिलेट हुए हैं वो मरे नहीं हैं। सबने ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाया, पर दिल से थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए। जैंगी ने वार्निंग दी, ये एक चीप साइकोलॉजिकल ट्रिक है, एनिमी की बातों पर भरोसा मत करना। अब ये लॉजिकल गेम तो यांग शिनशिन ही क्रैक कर सकती थी। वो अचानक उठी और बोली, पीसेस जुड़ रहे हैं, अब कुछ और चीजें वेरीफाई करनी है, आगे रास्ता दो। ब्लैक शैडोज ने रोक रखा था। यांग शिनशिन के पीछे एक ह्यूज एंजल की छाया बनी, 6 विंग्स वाला आर्क एंजल, तीनों रंगों में, रेड लव, ब्लू पनिशमेंट, ब्लैक हेट्रेड। उसका कोड नेम था एंजल ऑफ डिजायर, जो लोगों के इमोशंस पर असर डाल सकता था। अगर ये सब रूल सिस्टम से बने हैं तो रूल सिस्टम से ही इन्हें हराया जा सकता है। उसने एक एरो ब्लैक शैडो पर चलाया और कहा, यहां आओ, पर 3 बार कहने के बावजूद शैडो हिला तक नहीं। जैंगी बोला, लगता है उनकी रूल पावर ज्यादा स्ट्रांग है। यांग शिनशिन ने कहा, एग्जैक्टली, ये उनकी टेरिटरी है, लेकिन मुझे देखना है कि मेरी पावर का उन पर कितना असर है। उसने जैंगी से कहा, अपना डायमेंशनल गेट खोलो। प्लान ये था कि शैडो खुद गेट में एंटर करे और ट्रैप हो जाए, पर मैं ये भी टेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी एरो ऑफ लव का असर क्या है। एरोज जिसे भी लगेगा वो यांग शिनशिन को हर्ट नहीं करेगा। जैंगी ने उसे एक क्यूब बैरियर में रैप कर दिया। यांग शिनशिन ने आईज बंद की, शैडो सामने आया पर अटैक नहीं किया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। क्यूपिड्स एरो से एक सोल्जर और शैडो को शूट किया गया। रिजल्ट था, शैडो सोल्जर के पास आया पर अटैक नहीं किया। जैंगी बोला, तो रूल्स टकरा रहे हैं। एक कहता है देखते ही अटैक करो, दूसरा कहता है नहीं अटैक मत करो। इससे शैडो कंफ्यूज हो गया और वहीं फ्रीज कर गया। सब खुश हो गए, पर जोकीर बोली, हमारा गोल है इसे डिस्ट्रॉय करना और असाइलम से निकलना। तभी पीछे से आवाज आई, इरोज शैडोज आ गए हैं। अब हर डायरेक्शन से ब्लैक शैडोज आ रहे थे, दीवारों पर भी। यांग शिनशिन ने अंदाजा लगाया, लगता है नाइट्स फिर से फेल हुए और उनके लोग एसिमिलेट हो गए। वो सब लैंसलॉट को बताया, पर अपनी पावर्स रिवील नहीं की। जैंगी ने पूछा, शिनशिन कितने एरोज ऑफ लव तुम और बना सकती हो? 10, उसने कहा। ये क्लियरली काफी नहीं थे। तभी यांग शिनशिन को एक प्लान सूझा, सारे शैडोज को एक जगह इकट्ठा करो। क्यूपिड्स एरो से बाउंड शैडोज सोल्जर को फॉलो करते हैं, तो उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में जमा कर दिया गया। फिर यांग शिनशिन ने कहा, एक कैमरा चाहिए। जैंगी ने अपना वीडियो रिकॉर्डर दिया। उसने समझाया, शैडोज ऑब्जर्वेशन से कैमरा से उनकी लाइव इमेज ब्रेन को भेज दी जाए तो ह्यूमन ब्लिंक भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड्स सोल्जर्स के ब्रेन से कनेक्ट किए गए और कैमरा चालू किया गया। अब शैडोज मॉनिटर में कंटिन्यूसली देख रहे थे, कोई भी चांस नहीं था कि वो अटैक करे। सबने बाहर आकर देखा, सॉर्टेड, शैडोज अब मूव नहीं कर रहे। डन, जैंगी ने कहा। यांग शिनशिन मुस्कुराई, अब हम एलिमिनेट करने का तरीका सोच सकते हैं। अंकल यू बोला, तुमने लैंसलॉट को हेल्प क्यों किया? यांग शिनशिन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इस गेम के रूल्स काफी हद तक समझ लिए हैं। बाटू की एबिलिटी सिर्फ ट्रैप करना है, किल करना नहीं। तो जितने ज्यादा लोग सोचेंगे उतना बेटर चांस होगा बाहर निकलने का। जैंगी ने यांग शिनशिन की बात पर हामी भरी।
अगर गाओ चंगकोंग का एक आदमी ही नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल को हरा सकता है तो सब घर जा सकते हैं। दूसरी तरफ लैंसलॉट को जैसे ही यांग शिनशिन का मैसेज मिला उसे सब समझ आ गया और उसने भी वैसा ही किया। थोड़ी मेहनत के बाद वो मुश्किल से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अब हम कामली सोच सकते हैं कि इस डेडलॉक से बाहर कैसे निकला जाए। यांग शिनशिन बोली। लैंसलॉट ने वॉर्न किया, जल्दी खुश मत हो, यह तरीका टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ शैडो को देखना काफी नहीं है, धीरे धीरे देखने वाले भी उसे इन्फेक्ट होकर उसके जैसे बन जाते हैं। इतना सुनते ही यांग शिनशिन ने उस सोल्जर की तरफ देखा जो ब्रेन इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड था। उसका चेहरा अब धीरे धीरे काले धुएं से भरता जा रहा था। मुश्किल है, यांग शिनशिन ने माथा सिकुड़ा। क्योंगडा ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा, पर वो बिना कोई रिएक्शन दिए बस उन्हें देखता रहा। क्योंगडा ने गन उठाई, लेकिन जैंगी ने रोका। अगर ये मर गया तो शैडोज को कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यांग शिनशिन ने प्लान बनाया, हर बार जब कोई शख्स कंट्रोल खोए तो अगला तैयार रहे। उसी दौरान वो सोल्यूशन ढूंढना चाहती थी। ग्रुप असाइलम में आगे बढ़ा, क्लूज ढूंढते हुए। सोल्जर अब भी पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से काली धुंध से ढका था। जैंगी समझ गया, अब वो शैडो में पूरी तरह बदलने वाला है। यांग शिनशिन ने दीवार पर लिखे रूल्स को दोहराया। पहला, शैडो को हमेशा देखना होगा। दूसरा, वो खुद अटैक करेगा। तीसरा, गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारे शैडोज गायब ना हो। चौथा, 24 घंटे के बाद गेम अपने आप खत्म हो जाएगा। शैडो को खत्म नहीं कर सकते, बस इस दुनिया से गायब करना होगा। भाई का स्पेस उसे स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन क्या हम उसे वहां अटैक कर सकते हैं? जैंगी ने कहा। पहले भी ट्राई किया था। शैडो एंटर नहीं करता क्योंकि तुम्हारा स्पेस कंप्लीटली अलग डायमेंशन है, लेकिन मुयान का शैडो स्पेस तो इसी दुनिया में सिंक्ड है। यांग शिनशिन बोली। हम शैडो को वहां कैद कर सकते हैं और फिर जैंगी की स्पेस में ट्रांसफर कर देंगे। जैंगी ने सोल्जर से इलेक्ट्रोड्स हटाए। अंधेरे में 20 से 30 सोल्जर्स दिखे, 2 से 3 मीटर लंबे। अब टाइम को डिले करना बेकार था। यांग शिनशिन ने होली लाइट एक्टिवेट की। उसके पीछे एक 6 विंग्ड एंजल आया और उसने रेड फेदर से शैडो पर अटैक किया। वो खुद एक बेट बन गई। आंखें बंद करके शैडो को अपनी ओर खींचा। मुयान ने अपना शैडो स्पेस खोला। 10 शैडोज धीरे धीरे यांग शिनशिन के पास आए और जैसे ही वो मुयान के स्पेस में गए, जैंगी की टीम ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 3 बार ऐसा किया गया और सारे शैडोज को मुयान के स्पेस में ट्रैप कर लिया गया। अब इन्हें मेरे भाई के स्पेस में भेजना है, यांग शिनशिन बोली। मुयान ने कहा, बस मुझे बेहोश करना होगा ताकि ट्रांसफर हो सके। पहले सबको इकट्ठा कर ले, यांग शिनशिन बोली। शैडोज को ट्रांसफर करना आसान था क्योंकि वो खुद दौड़ कर आ जाते थे। थोड़ी देर में जैंगी और बाकी लोगों के आसपास की शैडोज गायब हो गईं। यांग शिनशिन ने फिर से लैंसलॉट से कांटेक्ट किया और उसकी लोकेशन कंफर्म करके वहां पहुंच गई। लैंसलॉट और उसकी टीम एक छोटे से रूम में छुप गई थी। उनके पास यांग शिनशिन जैसा थिंक टैंक तो नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शैडो से बचने का एक तरीका निकाल लिया। एक ऐसी जगह छुपना जहां पीछे वॉल हो। इससे शैडो सिर्फ फ्रंट से ही आ सकते हैं और एसिमिलेशन से बचा जा सकता है। यांग शिनशिन के आने पर जैंगी ने कहा, अब ये हमें सौंप दो, तुम लोग निकल जाओ। इसका मकसद था यांग शिनशिन की एबिलिटीज को छुपाना। रूल सिस्टम पावरफुल है, लेकिन अगर किसी को इसके ऑपरेशन का फॉर्मूला पता चल गया तो ये यूजलेस हो सकता है। लैंसलॉट थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। वो पहले आए थे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। अब जैंगी की टीम ने सिर्फ आधे घंटे में रास्ता निकाल लिया था। जैंगी ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ये सिर्फ नॉर्मल ट्रिक्स हैं। क्या सच में वो मुझे द ग्रेट एपिसलोन को रोक सकते हैं? लैंसलॉट का मूड और भी खराब हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बाकी लोग जैंगी को देखकर सोचने लगे, बॉस कहीं ये सब भी तुम्हारा ही किया धरा तो नहीं? इसके बाद यांग शिनशिन ने एरो ऑफ लव से सारी शैडोज मुयान के स्पेस में ट्रांसफर कर दी। मुयान फिर जैंगी के डिफरेंट डायमेंशन वाले स्पेस में गई और जैंगी ने पोर्टल क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आंखें खुली तो सब एक ग्रे पर्पल कलर की वर्ल्ड में थे। ड्राई ग्रास वाला मैदान एरिया, एयर में ग्रास की स्मेल। सिर्फ उनके नीचे स्टोन से बनी जमीन थी जो डैमेज थी। वहीं वो सोल्जर्स भी थे जो पहले शैडो से एसिमिलेट हो चुके थे। वो अब कॉन्शियस थे लेकिन जिंदा थे। बाटू का मैड हाउस सिस्टम क्रैक हो चुका था। तभी जैंगी ने बाटू को देखा जो शॉक था और बोला, मैंने सोचा था कम से कम आधा दिन तो फंस पाऊंगा।
जैंगी ने बिना रुके उसे छन लॉन्ग आर्मर से पकड़कर हवा में उठा दिया। बताओ गाओ चेंगकोंग कहाँ है? बाटू ने कहा, वो डीमन एबिस एक्सप्लोर करने गया है। मैं बस उसे ट्रैप करने के लिए रुका था। लैंसलॉट और बाकी सब एंग्री होकर बाटू को सराउंड कर लेते हैं। जैंगी कहता है, तुम बस एक पॉन थे। गाओ चेंगकोंग जानता था कि तुम मारे जाओगे। बाटू बोला, डील करो, मैं कैप्टन के लिए वैल्यू रखता हूँ, वो मेरा रैंसम देगा। जैंगी ने सोचा, सही है, मरने से बेटर है कि उसे प्रिजनर बना लिया जाए। लैंसलॉट बोला, बताओ गाओ चेंगकोंग कहाँ है, वरना तुम्हें जिंदा रहने का रिग्रेट होगा। बाटू ने कहा, वो डीमन एबिस में है, मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता। जैंगी ने कहा, उसे कॉल करो, वापस बुलाओ। बाटू स्माइल करते हुए बोला, मुझे छोड़ना उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लैंसलॉट फ्यूरियस था, लेकिन जैंगी ने कहा, इसे मुझे हैंडल करने दो। लैंसलॉट मान गया। उसने अपने लोगों को वेक अप किया और जैंगी को एक फेवर चुकाने की तरह देखा। इसके बाद वो वहां से चला गया। नेक्स्ट टाइम जब मिले शायद एनिमी बन जाए। बाटू ने चैन की सांस ली। उसने जैंगी और उसकी टीम का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। फिर से मिलना हुआ, घबराओ मत, अब मैं भाग नहीं सकता। मैं कोई सुसाइड नहीं करने वाला, खासकर एक एपिसलोन के सामने। जैंगी ने उसे देखा, फिर आंखें थोड़ी सी नैरो की और मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी सी स्माइल के साथ। बाटू जो हमेशा दूसरों के साथ खेलने वाला शख्स था, पहली बार असहज महसूस करने लगा, क्योंकि किसी प्लेयर के लिए सबसे खौफनाक चीज होती है खुद किसी और का गेम बन जाना। चलो थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, जैंगी ने कैजुअली कहा। चारों तरफ ऊंची घास और काली मैदान थी। बाकी टीम्स पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन जैंगी को कोई जल्दी नहीं थी। अब जब एक वैल्यूएबल इंटेल सोर्स मिल गया है तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। शिनशिन, इसका मुंह खुलवाओ, जैंगी ने सीधा कहा। बाटू को नहीं पता था कि उसने खुद को किस हाथ में सौंप दिया है। यांग शिनशिन ने एंजल ऑफ डिजायर को बुलाया और लाल तीर बाटू की ओर चला। उसे देखकर ही बाटू का चेहरा उतर गया। उसे पता था ये कोई नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक रूल बेस्ड कंट्रोल स्किल है। लॉर्ड केओस, थोड़ा रुकिए। लेकिन जैंगी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तीर उसके शरीर में घुसा और चंद सेकंड में बाटू की आंखों में प्यार ही प्यार भर गया। घुटनों पर आ जाओ, यांग शिनशिन ने कहा। बाटू तुरंत कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठ गया। जैंगी ने कहा, अब सब सच बता दो, टीम की स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और मकसद, और ये भी कि इन 2 सालों में क्या क्या हुआ। बाटू ने सर झुकाया। जी मेरी रानी। जैंगी ने कुर्सियां निकाली। सब आराम से बैठे और बाटू बोलने लगा। बाटू कोड नेम तुशिता, एलियन जिसका स्पेस एबिलिटी है, जो भी साइज वो विश करता, इंडेक्स 9800। वो स्पेस को कंप्रेस या एक्सपैंड कर सकता और जाल बिछाने सपोर्ट रोल में एक्सपर्ट है। दूगन, कोड नेम फेयरवेल हेवन, इंडेक्स 9700, गाओ चेंगकोंग की गर्लफ्रेंड। चेन जियाओजेंग, कोड नेम चेंजेबल स्काई, एबिलिटी कमेलियन, इंडेक्स 9600। ये किसी को भी मिमिक कर सकता है और उनकी एबिलिटी का 70% तक कॉपी कर सकता है। जैंगी थोड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि भले ही टीम छोटी हो, हर मेंबर खतरनाक है। गाओ चेंगकोंग की एबिलिटी री इनकारनेशन डिडक्शन उन्हें सही रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। पर तुम्हारी टीम में पहले तो 7 से 8 लोग थे, वो कहाँ गए? जैंगी ने पूछा। बाटू ने उदासी से कहा, सब मर चुके हैं। बाहर सर्वाइव करना आसान नहीं था। बदला लेने के लिए हमें बार बार मौत का सामना करना पड़ा। मैं सोच रहा था तुम भारत में मस्त लाइफ जी रहे हो, बाटू ने कड़वाहट से कहा। भारत में भी सर्वाइवल आसान नहीं है। कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। आउटसाइडर होने के कारण हमें हर जगह दबाया जाता है। जैंगी ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने जो रास्ता चुना है उसे पूरा भी खुद ही करना पड़ेगा। फिर जैंगी ने पूछा, एक बात बताओ, गाओ चेंगकोंग हेल्स ग्लूटोइन से कैसे बचा? बाटू ने बताया, रूल बेस्ड एबिलिटी के लिए एक मीडियम जरूरी होता है। जू जंग ने हर कैप्टन का खून शेंगजिंग भेजा था ताकि उन पर कंट्रोल किया जा सके, पर हमने वो ब्लड सीक्रेटली बदल दिया। जैंगी ने सर हिलाया। सही है, अंदरूनी सपोर्ट से ऐसा करना पॉसिबल था। और एक बात, जैंगी ने गंभीरता से पूछा, गाओ चेंगकोंग एपिसलोन तक कैसे पहुंचा? एपिसलोन बनना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जैंगी जैसे जन्मजात टैलेंटेड एलियन को भी अपनी ताकत पाने के लिए कई लड़ाई और मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो गाओ चेंगकोंग ने इन 2 सालों में क्या झेला? बाटू बोला, कैप्टन में
खुद में ही एपिसलोन लेवल की पॉसिबिलिटी थी। बाद में हम भारत आ गए, वहां एक अंडरग्राउंड सीक्रेट मिला और हमने गॉड का सोर्स पाने की लड़ाई में हिस्सा लिया। भारत एक मैजिकल जगह है जिसका हिस्ट्री और कल्चर हाक्शाओ किंगडम जितना पुराना है। वहां की धार्मिक परंपराएं और पुरातन अवदेश बेहद खास है। जैंगी ने सर हिलाया। गाओ चेंगकोंग की स्किल्स को वो मानता था। अगर गाओ चेंगकोंग ना होता तो शायद जूजंग की सत्ता गिर जाती। उसने पूछा, क्या तुम लोग भारत के हाई लेवल मिशन पर आए हो? ये पूछते वक्त जैंगी की आंखों में हल्की सी किलर इंटेंट थी। गाओ चेंगकोंग का बदला लेना उसे फर्क नहीं करता, लेकिन अगर उसने हाक्शाओ के खजाने किसी और देश के लिए लेने का सोचा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाटू जल्दी बोला, ऐसा नहीं है। भारत ने हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, लेकिन हम पूरी तरह उनके वफादार नहीं हैं। वहां हमें कभी अपनाया नहीं गया। अगर कुछ मिला भी तो हमारा कैप्टन उसे खुद रखेगा। हम सिर्फ पावरफुल बनने के लिए भारत के 8 इमोर्टल्स में शामिल हैं। जैंगी को ये जवाब पसंद आया। गाओ चेंगकोंग जैसे लोग किसी के पालतू नहीं बनते। फिर जैंगी ने पूछा, क्या गाओ चेंगकोंग को इस जगह के बारे में कोई इन्फो है? बाटू ने मना किया, नहीं, हमें बस इतना पता है कि ये जगह प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन से जुड़ी हो सकती है। शायद डेमोनिक एबिस से ताकत मिली हो। जैंगी ने उससे कहा, गाओ चेंगकोंग से कांटेक्ट करो और पूछो कहाँ है। बाटू ने कम्युनिकेटर निकाला और गाओ चेंगकोंग से कांटेक्ट किया। दूसरी तरफ से आवाज टूटी फूटी आई, ये जगह अब बहुत खतरनाक है, ये फिलहाल यहाँ मत आओ, डेंजर, बहुत खतरा है। बाटू ने पूछा, क्या मिला कैप्टन? गाओ चेंगकोंग बोला, शब्दों में नहीं बताया जा सकता, खुद देखकर समझ जाओगे। कम्युनिकेशन कट हो गया क्योंकि यहाँ सैटेलाइट नेविगेशन काम नहीं करता। जैंगी ने दूर देखा। करीब 5 से 6 मीटर दूर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी। लगता है खुद जाकर देखना होगा, उसने कहा। फिर उसने बाटू को बेहोश कर उसे बांध दिया और जिंगवे की शैडो स्पेस में डाल दिया। फैटी शू ने पूछा, बॉस पहले स्काउटिंग करे? जैंगी ने हामी भरी और सबको शैडो स्पेस में भेजकर खुद डायमेंशनल डोर से आगे बढ़ा। उड़ते हुए उसने नीचे देखा। जहां वे थे वो जगह असल में एक प्राचीन स्टोन फॉर्मेशन थी। टाइम के साथ उसका शेप मिट गया था और वो सिर्फ ऊपर से देखने पर ही नजर आता था। तभी उसे समझ आया कि डेमोनिक किंगडम के 9 स्टोरी टावर से नीचे आने के बाद वो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पहुंचे थे। ऊंचाई से देखा तो चारों तरफ वीराना था। बहुत बड़े बड़े काले पेड़ थे जिनके पत्ते नहीं बल्कि शक्त काले बॉल्स थे। गाओ चेंगकोंग की बातों को याद करते हुए जैंगी ने खुद को प्रोटेक्टिव स्किन सैनल वेंशिंग से ढका और आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जो बिल्डिंग पास लग रही थी वो असल में दर्जनों किलोमीटर दूर है। जैंगी दंग रह गया। अगर दूरी इतनी ज्यादा है तो वो इतनी क्लियर दिख कैसे रही थी? इसका मतलब उन बिल्डिंग्स का साइज असाधारण है। डेमोनिक किंगडम में 56 मीटर के डीमन बड़े लग रहे थे, लेकिन यहाँ का पैमाना कहीं ज्यादा विशाल है। जैंगी और बाकी लोग डीमन एबिस के नीचे बने जायंट सिटी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि विशालकाय 3 आंखों वाले लोग जिनका सर छिपकली जैसा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में अब भी इंसान थे, लेकिन सिर्फ खाने के लिए। जैंगी ने देखा कि सड़क किनारे लोग आराम से घूम रहे थे। माहौल हारमोनियस लग रहा था। वो एक बड़े खंबे के पीछे छुप गया जो असल में एक टेबल का पैर था। 3 3 आइड लोग चाय पीते हुए बात कर रहे थे। उनमें से एक की कमर पर एक क्लॉथ बैग था जिसमें कुछ हिल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बैग से एक नंगा छोटा इंसान निकाला। वो इंसान बहुत अलग था। छोटी आंखें, मोटा शरीर, एकदम किसी पाले गए सुअर जैसा। वो इंसान कांपा और जैंगी को देखकर चिल्लाया, बचाओ, मुझे मरना नहीं है। उसकी भाषा इंटेलिजेंस सिस्टम से अनुवाद की गई। वो प्राचीन हिम प्रदेशी की बोली थी। फिर उस 3 आइड ने उसे उठाकर टेबल पर रखा, सॉस में डुबाया और मुंह में डाल दिया। खून और सॉस चारों ओर फैल गया। फैटी शू की कपकपाती आवाज आई, बॉस चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह बहुत डरावनी है। जैंगी चुप था। वो अब इस अनजान देश में फंस चुका था। अंडरटेकर से भी संपर्क नहीं हो रहा था। उसके चारों ओर थे खूंखार 3 आइड जायंट्स। लेकिन असली चिंता ये नहीं थी इन लोगों का आकार बड़ा था, पर वो खुद जैंगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसे डर था कि कहीं यहाँ कोई गेट कीपर ऑफ अंडरवर्ल्ड या व्हाइट ड्रैगन जैसे पावरफुल लोग तो नहीं हैं।
उसी समय अचानक उसके ऊपर एक बड़ी छाया पड़ी। दो नौजवान थ्री आइड लोग उसे देखकर हंस रहे थे। देखो, अजीब कपड़े पहने एक हेयरलेस राइड, इसे पकड़ो। एक ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैंगी तेजी से एक एली की तरफ भाग गया जो उसके लिए एक विशाल कैनियन जैसा लग रहा था। पीछे से हंसी आई, मत भाग, पकड़ के तुझे मारेंगे फिर खाएंगे, शायद बेच भी दे। वाइल्ड हेयरलेस रेड्स काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। जैंगी उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, इंटेलिजेंस सिस्टम में उसका डेटा ही नहीं था, पर वो तेज था और जानबूझकर उन्हें एक सुनसान जगह की ओर ले गया। दोनों लड़के आकर उसे घेर लेते हैं। चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। जैंगी ने मौका देखा, अपनी होली स्वॉर्ड हाथ में ली। देखा, इस राइड के पास तो वेपन है, शायद टूथपिक जैसा लगे, पर ये इसे चला भी सकता है। हाँ हाँ, इसे पकड़ के परफॉर्मेंस के लिए रखूंगा। जैसे ही एक ने जैंगी की तरफ हाथ बढ़ाया, एक काली रोशनी चमकी और उसका हाथ जमीन पर गिर गया। वो चिल्लाया, दर्द से करहाने लगा। जैंगी ने सोचा, उतना खतरनाक नहीं, सिर्फ बड़ा शरीर है, ताकत करीब 3000 पॉइंट वाले म्यूटेंट जितनी होगी। फिर उसने दूसरा वार किया, सिर धड़ से अलग। दूसरा लड़का सन्न रह गया। एक डोमेस्टिक एनिमल ने मेरा दोस्त मार दिया, जैसे किसी वाइल्ड कैट ने अचानक गन निकाल ली हो। वो गुस्से में स्टिक उठाकर जैंगी पर झपटा। जैंगी ने उसका सर भी काट दिया। उसका शरीर दो हिस्सों में गिर पड़ा। गिरने की आवाज तेज थी। जैंगी डर गया कि कोई सुन न ले। हमें अब छिपकर रहना होगा, उसने कहा। हमें कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। रैश एक्शन किया तो किसी पावरफुल गार्डियन को अलर्ट कर सकते हैं। जैंगी ने जब लोगों को मारा तो उसने फौरन वहां से निकलने और कहीं छिपने का प्लान बनाया। उसे पता था कि फ्यूनरल मास्टर और बाकी लोग जब थ्री आइड डीमन के किंगडम में पहुंचेंगे तो जरूर कुछ एक्शन लेंगे। उनकी टीम बड़ी है और उनके पास जैंगी की तरह स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इतने लोगों को साथ ले जा सके, इसीलिए उनके पकड़े जाने का चांसेस ज्यादा है। तब जैंगी देखेगा कि हालात कैसे हैं और उसी हिसाब से एक्ट करेगा। स्पेस बेस्ड म्यूटेंट की एडवांटेज अब क्लियर दिखने लगी थी। जैंगी के पास भरपूर सप्लाई थी, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। रहने के लिए उसे किसी राइट होल में भी छिपना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्री आइड लोग इतनी आसानी से उसे ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे ही वो जाने लगा, उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। उसने होली जजमेंट हथियार तैयार किया और पूछा, कौन है? एक छोटी सी लड़की कचड़े के ढेर के पीछे से झांकी। वो 14 से 15 साल की लग रही थी। गंदे कपड़े पहने, बाल उलझे हुए, उसका चेहरा थोड़ा अजीब लगा। छोटी आंखें, छोटा नाक, लेकिन बड़ा मुंह। जैंगी ने सोचा, शायद ये कोई म्यूटेटेड ह्यूमन होगी जो हजारों सालों से अंडरग्राउंड रहकर ऐसे दिखने लगी है। पहली सोच थी कि इसे मार दिया जाए, क्योंकि उसने उसे मर्डर करते देखा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यहाँ के इंसान तो बस लाइव स्टॉक हैं, इसे मारने का कोई मतलब नहीं। और अगर लड़की ने रिपोर्ट भी कर दी तो थ्री आइड लोग शायद ध्यान भी न दे। लड़की ने जैंगी की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, तुमने थ्री आइड लोगों को मार दिया। जैंगी उसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन तभी उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर दूसरे ह्यूमन सोल्जर्स की आवाज आई, कोई है क्या? जल्दी मदद करो, थ्री आइड लोग हमारे पीछे हैं। शायद बाकी एलियंस ने वहां के ह्यूमन की हालात देखी और उन्हें बचाने की कोशिश की होगी। थ्री आइड ट्राइब ने उन्हें थ्रेट समझा और हंट करना शुरू कर दिया। जैंगी ने सोच लिया कि वो अब इस लड़ाई में नहीं कूदेगा। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से पीछे हट गया। लड़की बोली, थ्री आइड लोग इंसानों का शिकार कर रहे हैं, मैं तुम्हें छुपा देती हूँ। जैंगी को भी जानना था कि यहाँ के ह्यूमन कैसे सर्वाइव करते हैं। वो लड़की के साथ भागा। वो दोनों गंदी गलियों, नालियों और एक दीवार में बने होल से होते हुए एक अंडरग्राउंड जगह पहुंचे। वो जगह छोटी सी थी, लेकिन वहां कुछ खाना और रहने का जुगाड़ था। लड़की ने जैंगी को बैठने का इशारा किया। क्या आप गॉड के भेजे हुए इंसान हो? उसने पूछा। जैंगी ने मुस्कुराकर कहा, शायद। लड़की खुशी से झूम उठी। मैं जानती थी कि ह्यूमन गॉड आएंगे हमें बचाने। वो जैंगी को शेंशी कहकर उसकी पूजा करने लगी। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, जैंगी ने कहा। मैं नया हूँ, पहले ये जगह समझनी होगी। लड़की ने बताया कि उसका नाम हुआ है और वो एक वाइल्ड इंसान है जो फेंस से भागी हुई है। यहाँ के इंसान दो टाइप के हैं, डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड।
डोमेस्टिकेटेड इंसानों को या तो खाना बना दिया जाता है या पालतू रखा जाता है। कुछ लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए यूज किया जाता है और वाइल्ड लोग जैसे हुआ वो छुप कर रहते हैं, गार्बेज खाते हैं और हर वक्त मारे जाने का खतरा झेलते हैं। हुआ से बात करते हुए जैंगी को इस देश के बारे में काफी कुछ पता चला। इस देश का नाम नाश है और यहाँ 3 आंखों वाले जायंट्स राज करते हैं। इंसान यहाँ सिर्फ पालतू जानवर हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है और उन्हें कभी भी मार दिया जाता है। हुआ को बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो तो बस एक गरीब सी लड़की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही गली में बिता दी। इंसानों में एंथ्रोपोसेंट्रिक रिलीजन की लेजेंड फैली हुई है। हमारे पूर्वज स्वर्ग से आए थे, एक दिन कोई मानव देवता आएगा और हमें बचाएगा। जब हुआ ने जैंगी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत एक्साइटेड थी, मानो कोई मिरेकल हो गया हो। जैंगी ने पूछा, क्या यहाँ के लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे उड़ना, इनविजिबिलिटी या घर तोड़ने जितनी ताकत? हुआ ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई। तुम वॉरियर की बात कर रहे हो? जैंगी हंसा। वॉरियर? इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसे अलर्ट किया। ये सिर्फ ट्रांसलेशन है, हो सकता है उसने कोई और शब्द यूज किया हो। जैंगी ने कहा, तो बताओ ये वॉरियर क्या होता है? हुआ बोली, 3 आंखों वालों में कुछ लोग ट्रेनिंग से बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। वो पहाड़ तोड़ सकते हैं, नदियां रोक सकते हैं। एंशिएंट टाइम में कुछ वॉरियर्स समुद्र तक भर देते थे। मतलब अब वैसे वॉरियर्स नहीं होते? जैंगी ने पूछा। हुआ ने कहा, शायद नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों में कई नए वॉरियर्स आए हैं। कुछ नोबल्स तो एंशिएंट लेवल तक पहुंचने वाले हैं। पिछले 2 साल? जैंगी चौंक गया। वही टाइम जब दुनिया में एंड शुरू हुआ था। अब साफ था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड भी अपोकलिप्स के बाद बदल गया है और यहाँ की सिविलाइजेशन पहले से प्रिपेयर्ड लगती है। नैश में सुपर पावर्स को कल्टीवेशन कहते हैं। इंसानों के पास भी सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बाहर आ गया है। जैंगी को लगा कि ये ट्रिप बेकार नहीं गया। उसने गॉड सोर्स या सैक्रिफाइस स्पिरिट की तलाश के बारे में सोचा। उसे डीमन किंगडम में थोड़ा गॉड सोर्स मिला था, तो नैश किंगडम में तो जरूर कोई बड़ा सोर्स होगा। उसने हुआ से पूछा, क्या यहाँ कोई एल्टर जैसा कुछ है, कुछ ऐसा जो पिरामिड जैसा दिखता हो? हुआ ने तुरंत जवाब दिया, तुम होली स्पिरिट हॉल की बात कर रहे हो, वो तो बाहर ही दिखता है। बाहर आकर हुआ ने उस पर इशारा किया। जैंगी ने ऊपर देखा। नैश एक एबिस के क्लिफ पर बना है और सबसे ऊपर एक काली विशाल टावर है, बादलों से भी ऊंची। वो टावर पुरानी 9 स्टोरी डीमन टावर जैसी थी, लेकिन उससे भी बड़ी और एंशिएंट दिखती थी। शायद यही वो जगह है, जैंगी ने कहा। ये उनकी पहली बार इतनी गहराई में अंडरग्राउंड वर्ल्ड में घुसपैठ थी। हुआ ने कहा, वही नैश का किंग रहता है। यहाँ मार्शल स्ट्रेंथ ही पावर है और इसी वजह से टेक्नोलॉजी लगभग बंद है। जैंगी ने सोचा, अब शांगजा टेम्पल की टीम की चाल देखनी है। वो हुआ को वापस केव में लाया। वहाँ इन्वायरमेंट खराब था, तो उसने एलियन स्पेस से एक सॉफ्ट मैट्रेस निकाला और फूड भी दिया। हुआ सब देखकर शॉक्ड रह गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। गॉड्स मैसेंजर कहकर जैंगी ने उसे थोड़ा समझाया और फिर यांग शिनशिन से मिलने निकल गया। वो एक्साइटेड होकर उस गद्दे पर कर्ल होकर सो गई। जैंगी नैश सिटी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गया और ऊपर से पूरे सिटी को देखने लगा। वो यांग शिनशिन और बाकी टीम से कनेक्टेड था, लेकिन साथ ही बाकी टीम्स की मूवमेंट्स का इंतजार भी कर रहा था। जैसे ही अंडरटेकर और उसकी टीम ने हरकत शुरू की, एकदम से हलचल मच गई। जैंगी को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। सिटी में हर जगह 3 आंखों वाले हेविली आर्म्ड सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे। तभी उसे 10 किलोमीटर दूर से एक हेल्प सिग्नल मिला। वो तुरंत स्पेस ट्रैवल करके वहां पहुंच गया। यहाँ कुछ ह्यूमन सोल्जर्स कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, जो शायद अपनी मेन टीम से कट हो गए थे। वो सिटी में घूमकर अपने साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ 3 आंखों वाले इंसानों को खा रहे थे। गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रहे। मगर जल्द ही उनकी मौजूदगी नोटिस की गई। इतने सारे अजीब बिना बालों वाले चूहे कहां से आ गए? किसी अमीर के पेट तो नहीं? कपड़े भी पहन रखे हैं। एक औरत ने सोल्जर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर ने चकमा दे दिया। भाग क्यों रहा है ये छोटा सा जानवर? एक आदमी बोला। रुक, मैं पकड़ता हूँ। उसने अपनी बाहें चढ़ाई और सोल्जर की तरफ देखा। अब सोल्जर को लगा कि ये हमला है। फायर! बुलेट्स चलने लगी।
3 आंखों वाला वो आदमी घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। उनकी बॉडी काफी टफ होती है। सोल्जर्स ने हाई एक्सप्लोसिव बुलेट्स यूज करनी शुरू की। अब थोड़ा असर दिखा, एक का घुटना उड़ गया। मारो इन डीमंस को, एक भी गिरा तो अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन तभी भारी आर्मर में लैस असली 3 आंखों वाले सोल्जर्स आ गए। छोटे चूहों का झुंड मिल गया। रुको, इन्हें जल्दी मत मारो, मजा लेते हैं। वो हंसते रहे जबकि बुलेट्स उनकी आर्मर तक टिक नहीं रही थी। कैप्टन ने ग्रेनेड फेंका लेकिन उसका भी असर कम रहा, धुआं छोटा था। वो सोल्जर गुस्से में आग बबूला था। चूहे, वो गरजा और आयरन रॉड उठाकर हमला कर दिया। जमीन टूट गई, पत्थर उड़ने लगे, कई सोल्जर्स घायल होकर खून थूकने लगे। इतने नीच प्राणी हमें चैलेंज कर रहे हैं, ये तो मजाक है। एक 3 आंखों वाला सोल्जर पाइलर्स और बोरी लेकर आया और जख्मी सोल्जर्स को ऐसे उठा रहा था जैसे कचड़ा हो। मानव जाति की सबसे इलाइट टीम, जिसमें आधे से ज्यादा एलियन वॉरियर्स थे, नैश के आर्म सोल्जर्स के सामने बिल्कुल बेबस दिखी। उनकी गन बेअसर थी और ताकत में वो इन 3 आंखों वाले सोल्जर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। इन 3 आंखों वालों की इतनी ताकत थी कि ये छोटे मोटे डायनासोर्स को अकेले हरा सकते थे। कुछ एलियंस तो ट्राइनोसोरस रेक्स को भी मार सकते थे। कुछ ही देर में पूरी ह्यूमन टीम मारी गई। इसे लड़ाई कहना भी बहुत गलत होगा, ये तो बस पेस्ट कंट्रोल जैसा था। सोल्जर्स को मसल कर कपड़े की बोरी में फेंक दिया गया जैसे कोई बीमारी फैलाने वाले जानवर हो। कैप्टन चंगली गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपनी गन फेंकी और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ा। एक जंप में 10 मीटर ऊपर से वार किया जिससे 3 आंखों वाले सोल्जर्स का हाथ कट गया। इसके बाद चंगली ने उसकी टांग पर वार किया, उसे गिरा दिया और फिर गला काट दिया। बाकी सोल्जर्स गुस्से में पागल हो गए, लेकिन चंगली छोटे साइज का फायदा उठाकर इधर उधर मूव करता रहा और 2 और सोल्जर्स को घायल कर दिया। ऊपर से जैंगी ये सब देख रहा था और इम्प्रेस्ड हुआ। उसने चुपचाप अपनी व्हाइट आउल स्नाइपर निकाली और जो 3 आंखों वाले सोल्जर्स चंगली पर फोकस कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे शूट कर दिया, सीधा उनके सर या गर्दन पर। कुछ ही देर में सारे सोल्जर्स मर चुके थे और जैंगी गायब हो गया। चंगली को लगा कोई ह्यूमन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे समझ आया कि अगर शुरुआत में सबसे सावधानी से काम लेते तो शायद इतने सोल्जर्स ना मरते। वो अपने मरे साथियों को देखकर गम में डूबा हुआ एक सुनसान एली में भाग गया। अगले कुछ दिनों तक जैंगी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस नैश कंट्री को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। ये देश बहुत बड़ा था और सीधा साफ नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड था। जितना नीचे जाओ सोशल लेवल उतना लो हो जाता। नीचे के लेवल्स में इंसानों को पिग की तरह पाला जाता है, उन्हें बासी खाना और गंदगी दी जाती है। कुछ सुंदर ह्यूमंस को ऊपर का वर्क पेट की तरह पाला जाता है, बिना फ्रीडम के, लेकिन खाना पीना सही। हुआ नाम की एक लड़की उसे अपने कुछ ह्यूमन दोस्तों से मिलवाना चाहती थी, लेकिन जैंगी ने मना कर दिया। उसने हुआ से कहा कि किसी को भी उसके बारे में ना बताए, वरना वो हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जैंगी बस इंतजार कर रहा था। अंडरटेकर, गाओ चेंगकोंग और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल जैसे बड़ी ह्यूमन टीम्स जल्द ही लोकल फोर्सेस से टकराएंगी। उसे इस दुनिया की असली ताकत का अंदाजा लगाना है। इस बीच वो ऊपर आसमान में लटकते होली स्पिरिट टेम्पल को देखता रहा, जहां राजा रहता है। उसे यकीन था कि वही इस देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। जैसा उसने सोचा था, शांगजा टेम्पल के वॉरियर्स ने नैश किंगडम पर हमला कर दिया। वो लोग डेमन एबिस को खत्म करने आए थे और जब उन्होंने यहाँ का नरक जैसा हाल देखा तो खुद को रोक न सके। अब जैंगी को समझ आया कि जब वो पहली बार नैश में आया था तो सड़कों पर इतनी टाइट पेट्रोल क्यों थी, और अब उसे एपिसलोन लेवल की कॉम्बैट एनर्जी भी कई बार महसूस हो रही थी। कुछ समय तक जैंगी फूलों की गुफा में रहा और चुपचाप नैश किंगडम की हलचल पर नजर रखता रहा। वो आसपास चुपचाप घूमकर यहाँ की बेसिक जानकारी ले चुका था। होली स्पिरिट टेम्पल को छोड़कर बाकी जरूरी जगह वो ऑलरेडी देख चुका था। नैश देश की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से कुछ लाख लोग। उनके मैसिव आकार के कारण उन्हें मांस पर्याप्त नहीं मिल पाता, इसीलिए वो अक्सर अंडरग्राउंड की विशाल क्रिएचर्स का शिकार करते हैं और इंसान भी उनके खाने का एक जरिया है। साधारण 3 आइड लोग रोज मांस नहीं खा सकते, वो सिर्फ लोकल पेड़ों के फल खा सकते हैं। जैंगी कुछ दिनों तक सोच में डूबा रहा, अब आगे क्या करना है।
देश काफी स्टेबल और उसकी आर्मी भी स्ट्रांग थी। ऊपर से हाई लेवल एलियंस भी मौजूद थे। होली स्पिरिट टेम्पल तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। फ्यूनरल मास्टर और उसके लोग जैसे ही पहुंचे, उनकी लोकल आर्मी से कई बार भिड़ंत हुई। अब तो पूरी नैश सेना अलर्ट पर थी और 3 आंखों वाले जायंट सोल्जर्स स्ट्रीट पर पेट्रोल करते दिखते थे। जैंगी को शक हुआ, इतनी अलर्टनेस क्यों? आखिर इंसानी सोल्जर्स को वो लोग कुछ नहीं समझते। एक ट्रेंड 3 आइड सैनिक 100 लो लेवल इंसान वॉरियर्स पर बहुत भारी पड़ सकता है। तभी हुआ ने एक जरूरी बात बताई। लगता है नैश के प्रिंस की शादी होने वाली है और वो ह्यूमन गॉड रिलीजन के दूतों से डरता है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जैंगी हल्के से हंसा, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस? हुआ ने बताया, 3 आंखों वाले स्पेशीज 300 साल तक जीते हैं, लेकिन लाइफ में एक ही शादी करते हैं। इस बार शादी के बाद प्रिंस राजगद्दी संभालने वाला है। उसकी दुल्हन ग्रैंड ड्यूक गारू की बेटी जेनोसे है, बहुत हाई स्टेटस वाली। जैंगी को याद आया, वो जब आया था तो शहर सज रहा था, लाल कपड़े, रिबन वगैरह। अब उसे लगने लगा ये शादी एक मौका हो सकती है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा क्योंकि फ्यूनरल मास्टर जरूर कुछ करेगा। होली स्पिरिट टेम्पल की ओर देखकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। पूरा नैश देश लाल, काले और सफेद रंगों से सज गया। लोग बिल्डिंग्स पर और सड़कों पर स्टिक्स और फोक्स लेकर डांस कर रहे थे। जैंगी और हुआ एक ऊंची जगह खड़े होकर सेरेमनी देखने लगे। समय था लगभग 6 बजे शाम का। यहाँ कोई दिन या रात का फर्क नहीं था, लेकिन सिस्टम से पता चल गया। आसमान में बैंगनी धुंध फैली थी जिससे पूरा शहर चमक रहा था। तभी दूर से एक ग्रैंड बाजा सुनाई दिया और एक विशाल प्रोसेशंस स्टोन ब्रिज से होली स्पिरिट टेम्पल की ओर बढ़ने लगा। ब्रिज बहुत लंबा था लेकिन पतला था, हजारों पत्थर के पिलर से टिका हुआ। प्रोसेशन में स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम पहने सैकड़ों 3 आइड सैनिक आगे चल रहे थे। उनके पीछे एक जायंट सेडान चेयर था जिसे अजीब से छोटे मोटे जीव उठाए हुए थे। उनके लंबे कान, इंसानों जैसे हाथ पैर थे, लेकिन काफी मोटे और नंगे। उन पर बैठी थी जेनोसो दुल्हन, 10 मीटर लंबी, डरावना सफेद मेकअप और खून जैसे लाल होठ। जैंगी को ये सब जॉयफुल कम क्रीपी ज्यादा लग रहा था। तभी अपोजिट साइड से एक और टीम आई, शायद ग्रूम की, लेकिन प्रिंस दिखा नहीं। हुआ भी कंफ्यूज थी, शायद प्रिंस टेम्पल में ब्राइड का वेट करता है। दोनों प्रोसेशंस ब्रिज पर मिले और म्यूजिक की टोन अचानक तेज हो गई। पूरा नैश कंट्री चीयर से गूंज उठा, लेकिन हुआ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जैंगी का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, भागो जल्दी। जैंगी शॉक्ड हो गया, क्यों? हुआ ने कांपते हुए कहा, पूरे शहर का ब्लड सैक्रिफाइस होने वाला है।